जानते हैं कि भारत इस वक्त एक मखमसे में है। मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था। हमने डेटा को सामने रखा और देखा कि इस वक्त तक हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो वेंटिलेटर्स पे है, हमारे यहाँ जो अमवात की जो रेशो है वो क्या है। हमारे यहाँ 2.17 है और जो ग्लोबल एवरेज है वो 6.8 है। हमारे यहाँ 2 डेथ्स पर मिलियन है और अगर हम उसका मवाजना करें इटली के साथ वो 414 थी। तो अब ये एक जिसे कहते हैं रिस्क तो है, रिस्क फ्री तो कोई चीज नहीं है। रिस्क तो खत्म तब होगा जब एक वैक्सीन का इजाद हो जाएगा और वो सबको महफूज करेगी, खुदा करे वो जल्दी हो, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। और जिस किस्म का हमारा कर्व है उसमें दिखता ये है कि हमारा जो कर्व जो है उसमें अभी हमें अंदाजा हम नहीं लगा सकते कि कितनी देर चलेगा। अंदाजा ये था कि अगर हम इसी लॉकडाउन को बरकरार रखते हैं तो तकरीबन 18.6 मिलियन लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे मजीद, और 21 से 71 मिलियन लोग जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए मशावरत के बाद ये फैसला मीटिंग हुई थी, उसमें वजीर आजम ने स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर और मामले खुसूसी बैत साहब शहजाद अकबर साहब को इंक्वायरी भी कहा कि भारत से जो दवाइयों की आड़ में इंपोर्ट की गई वो कुछ ऐसी दवाइयां भी थी जिसकी इजाजत नहीं थी। भारत ने मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन किया हुआ है जिस पर पाकिस्तान का एक स्टैंड था। आपने ट्रेड रिलेशंस सब खत्म भी किए थे, अनाउंसमेंट्स की थी और आपने बहुत एग्रेसिवली इसको परस्यू भी किया था। तो ये काम किस तरह से हो गया कि नॉन इसेंशियल जो ड्रग्स थी, वाइटामिन थी, वो भी इस आड़ में इंपोर्ट होती गई? तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ऐसा हुआ नहीं। एक समरी मूव की गई थी जिसमें एक जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो एक समरी लेकर आए थे, मिनिस्ट्री हेल्थ लेकर आई थी, जिसमें उनकी ये कोशिश थी। काबीना ने उसको मुस्तरद किया और वजीर आजम ने कहा कि मैंने ये बिल्कुल ये नहीं कहा और आपने काबीना के फैसले को पूरी तरह समझा नहीं है। तो वो समरी जो है वो डेफर हो गई थी। तो इस पे इंक्वायरी फिर किस चीज की ऑर्डर की है वजीर आजम साहब ने? कि जो काबीना का जो फैसला था उसके बरक्स ये इन्होंने कदम क्यों उठाया। और काबीना के फैसले के बरक्स भारत से दवाइयां मंगवाई गई? मंगवाई नहीं गई, मंगवाने की कोशिश की गई। अच्छा, राइट। चलें, इस पे हम मजीद भी आगे करते रहेंगे सवालात। आपसे थोड़ा फॉरेन अफेयर्स के हवाले से ही जानना चाहूँगा। आर्मी चीफ की कल बात हुई ईरानियन फोर्सेस के सरबराह से, और बलूचिस्तान में जो रिसेंट कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें हमारे एक मेजर और जवान शहीद हुए, वो वाला इशू भी आया। ये इशू फॉरेन ऑफिस भी टेकअप कर रहा है ईरान के साथ, और इसके पीछे क्या आपको भारतीय सिग्नेचर भी नजर आ रहे हैं? देखिए, इस पे तो कोई शक ही नहीं है अरशद जी। आप जानते हैं कि भारत इस वक्त एक मखमसे में है। मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं वहाँ की सिचुएशन बहुत पेचीदा हो चुकी है। आप देख रहे हैं जो लॉकडाउन जिस तरह भारत की सरकार ने मिस हैंडल किया है वो आपके सामने है। जो माशी दबाव और माशी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर और दूसरे इक़दामात पर जो भारत का बहुत बड़ा तबका इस सरकार के खिलाफ सरापा एहतजाज है वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। अब उससे तवज्जो हटाने के लिए या तो वो कोशिश कर रही हैं किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, उनकी कोशिश है कि हो जाए कि दुनिया की तवज्जो बट जाए, या वो फिर पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की उनकी कोशिशें जारी रही हैं और बलूचिस्तान को वो इस्तेमाल करते हैं। बलूचिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्दी के वाकयात वो गाहे बगाहे करवाते रहते हैं। यादेव जो है वो भी वहीं से पकड़े गए थे और वो आज भी आपके सामने एक हकीकत है। तो वो कोशिश करते रहते हैं। वो यहाँ तक मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान को जो अफगानिस्तान का अमन और इस्तेहकाम है जिसमें पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है वो भी शायद पूरी तरह भा नहीं रहा, और वहाँ भी वो कोई ना कोई शोरश और कोई ना कोई बदमज़गी पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं।
پاکستان بڑی خندہ پیشانی سے، بڑے صبر سے، تحمل سے آگے بڑھتا چلا گیا. ہمیں ایران کے ساتھ ہماری جو ماضی میں غلط فہمیاں تھیں ان کو ہم نے دور کیا اور اب ہمارے ان کے ساتھ بہت بہتر تعلقات ہیں. افغانستان کے امن کے عمل میں اور ان کی جو ریکنسیلیشن کے پروسیس میں جو ہم نے کردار ادا کیا اس کو پوری دنیا اس کا اعتراف بھی کرتی ہے اور اس کو سراہ بھی رہی ہے. اچھا منسٹر صاحب، انڈیا کو اگر دیکھیں تو جو ہیجمنسٹک ڈیزائن ہے، ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے، اس حوالے سے چائنیز فارن منسٹری کی بھی ایک بہت اسٹرانگ ورڈڈ اسٹیٹمنٹ آئی ہے انڈیا کے خلاف. نیپال کے ساتھ ان کے معاملات، افغانستان کے حوالے سے یو ایس وہاں پہ ان کے ساتھ اب بات چیت کر رہا ہے کہ جناب جو افغانستان کے مسائل ہیں اس میں بھی انڈین سگنیچرز نظر آ رہے ہیں. تو پاکستان کا دفتر خارجہ یہ سارے ایشوز کو گلوبلی کس طرح سے ریز کر رہا ہے کہ جناب انڈیا اب چائنا کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کافی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے جو بارڈر ایشو پہ انڈین فورسز نے نیپال میں کچھ جا کے ایریا وہاں پہ دوبارہ کلیم کرنے کی کوشش کی ہے ڈسپیوٹیڈ. تو اس حوالے سے ہمارا دفتر خارجہ انٹرنیشنلی کیا کر رہا ہے؟ ہم پوری طرح باخبر بھی ہیں اور متحرک بھی ہیں. اقوام متحدہ کے فورم پہ ہم نے اس کو اٹھایا، سلامتی کونسل کے فورم میں ہم نے ان کے یہ گوش گزار کیا کہ ہندوستان کے کیا ارادے ہیں اور ان کے ناپاک ارادوں کو ہم نے بے نقاب کرنے کی کوشش کی. ہم نے جو جتنی مسلم امہ کے ممالک ہیں، OIC کے ممالک ہیں، میں نے خود ان کو خطوط لکھے جو ہندوستان نے وہاں ہیٹ سپیچ اور جو اسلامی فوبیا جو ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی اور اس کے اثرات آپ نے دیکھا گلف ممالک تک گئے، وہاں سے ریئیکشن سامنے آیا، وہاں ہم لے کر گئے. ہم نے جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے وہاں چیز کو لے کے گئے. ہم ہر فورم پر اس چیز کو اٹھا رہے ہیں اور ہندوستان کے عزائم کو بے نقاب کر رہے ہیں. اور آج سے 2 دن پہلے جو اسلام آباد میں P5 کے جو ایمبیسڈرز ہیں جو یہاں تعینات ہیں ان کے انوائز ان کو بھی بلا کر ہم نے